हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका करंट अफेयर्स विद नम्रता में। मैं हूं नम्रता और आज है 1 अगस्त 2026। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। आज के सेशन का पहला टॉपिक है महानदी जल विवाद को सुलझाने के लिए केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। बैठक में तकनीकी सहयोग, सहकारी संवाद और आपसी सहमति के माध्यम से विवाद का अस्थायी समाधान निकालने पर जोर दिया गया। सरकार का लक्ष्य महानदी बेसिन के लिए दीर्घकालिक एवं टिकाऊ जल प्रबंधन ढांचा तैयार करना है। महानदी जल विवाद न्यायाधिकरण MWDT का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो ये अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम 1956 के तहत। महानदी जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन 12 मार्च 2018 को इनर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट्स एक्ट 1956 के तहत किया गया था। यह अधिनियम राज्यों के बीच नदी जल विवादों के समाधान के लिए न्यायाधिकरण बनाने का प्रावधान करता है। हाल ही में महानदी जल विवाद के सौहार्दपूर्ण समाधान हेतु बैठक में कौन से दो राज्य शामिल थे? तो ये दो राज्य छत्तीसगढ़ और उड़ीसा हैं। महानदी नदी छत्तीसगढ़ से निकलकर उड़ीसा में बहती है। जल बंटवारे को लेकर दोनों राज्यों के बीच लंबे समय से विवाद है। हाल ही में बैठक का उद्देश्य तकनीकी वार्ता और सहकारी संवाद के माध्यम से स्थायी समाधान की दिशा में आगे बढ़ना था। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति CCS की चौथी विशेष बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में नागरिकों और भारतीय समुदाय की सुरक्षा, नाविकों के लिए आपातकालीन सहायता, आगामी रबी सीजन के लिए उर्वरकों की निर्बाध आपूर्ति और पेट्रोलियम उत्पादों की उपलब्धता की समीक्षा की गई। CCS का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप है कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी। प्रधानमंत्री ने ऊर्जा आत्मनिर्भरता के लिए किस पर विशेष जोर दिया? तो ये नवीकरणीय ऊर्जा पर विशेष जोर दिया। अब बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण टॉपिक की। राष्ट्रीय स्मार्ट सार्वजनिक परिवहन मिशन नाम से फिलहाल कोई अलग राष्ट्रीय योजना लागू नहीं है। हालांकि केंद्र सरकार PM ई-बस सेवा, PM ई-ड्राइव, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड और मेट्रो पॉलिसी 2017 जैसी पहलों के माध्यम से डिजिटल टिकटिंग, एकीकृत सार्वजनिक परिवहन और लास्ट माइल कनेक्टिविटी को बढ़ावा दे रही है। राष्ट्रीय कॉमन मोबिलिटी कार्ड किस अवधारणा पर आधारित है? तो ये एक राष्ट्र एक कार्ड अवधारणा पर आधारित है। NCMC एक इंटरऑपरेबल कार्ड है जिससे विभिन्न मेट्रो, RRTS और बस सेवाओं में एक ही कार्ड का उपयोग किया जा सकता है। इसका उद्देश्य सार्वजनिक परिवहन में निर्बाध और डिजिटल भुगतान सुविधा प्रदान करना है। शहरी नियोजन भारतीय संविधान के अनुसार किसके अधिकार क्षेत्र का विषय है? तो ये है राज्य सरकार का। भारतीय संविधान के अनुसार शहरी नियोजन राज्य सूची स्टेट लिस्ट का विषय है। इसलिए सार्वजनिक परिवहन, शहरी अवसंरचना और शहरों की यातायात योजनाओं की योजना और क्रियान्वयन की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकारों की होती है, जबकि केंद्र सरकार नीतिगत दिशा निर्देश और वित्तीय सहायता प्रदान करती है। रियल एस्टेट विनियमन और विकास अधिनियम 2016 रेरा का उद्देश्य रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता, जवाबदेही और घर खरीदारों के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इसके तहत रियल एस्टेट परियोजनाओं का पंजीकरण अनिवार्य है तथा परियोजनाओं की निगरानी के लिए प्रत्येक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में रेरा प्राधिकरण कार्य करता है। रेरा के तहत घर खरीदारों से प्राप्त राशि का कितने प्रतिशत अलग बैंक खाते में रखना अनिवार्य है? तो ये है 70%। रेरा के अनुसार प्रमोटर को खरीदारों से प्राप्त 70% राशि एक अलग बैंक खाते में जमा करनी होती है। इस राशि का उपयोग केवल भूमि लागत और निर्माण कार्य के लिए किया जा सकता है, जिससे धन का दुरुपयोग रोका जा सके। रेरा के अंतर्गत विवादों के निपटारे के लिए निर्धारित समय सीमा क्या है? तो ये 60 दिन है। रेरा में फास्ट ट्रैक विवाद निपटान तंत्र का प्रावधान है, जिसके तहत मामलों के निपटारे के लिए 60 दिनों की समय सीमा निर्धारित की गई है। इसका उद्देश्य घर खरीदारों और प्रमोटरों के बीच विवादों का शीघ्र समाधान करना है।
रेरा एक्ट 2016 का उद्देश्य रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता, जवाबदेही और घर खरीदारों के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इसके तहत सभी पात्र रियल एस्टेट परियोजनाओं का रेरा में पंजीकरण अनिवार्य है तथा अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए केंद्र सरकार राज्यों के साथ लगातार समन्वय कर रही है। रेरा एक्ट 2016 के अंतर्गत सेंट्रल एडवाइजरी काउंसिल सीएसी का गठन किसकी अध्यक्षता में किया जाता है? तो ये आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री की अध्यक्षता में किया जाता है। रेरा की धारा 41 के तहत सेंट्रल एडवाइजरी काउंसिल सीएसी का गठन आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री की अध्यक्षता में किया जाता है। यह परिषद रेरा के कार्यान्वयन तथा घर खरीदारों के हितों की सुरक्षा से जुड़े मामलों पर केंद्र सरकार को सलाह देती है। रेरा के तहत यदि कोई प्रमोटर बिना पंजीकरण के रियल एस्टेट प्रोजेक्ट का विज्ञापन या बिक्री करता है तो उस पर अधिकतम कितना जुर्माना लगाया जा सकता है? तो ये है परियोजना लागत का 10%। रेरा के अनुसार किसी भी पात्र रियल एस्टेट प्रोजेक्ट का विज्ञापन, मार्केटिंग, बुकिंग या बिक्री शुरू करने से पहले उसका रेरा में पंजीकरण अनिवार्य है। नियम का उल्लंघन करने पर परियोजना की अनुमानित लागत का 10% तक जुर्माना लगाया जा सकता है। तो आज के सेशन में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ ऐसे ही और महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।